नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। सारे विद्यार्थी ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर पे जुड़ जाइए भाई। सारे विद्यार्थी लाइव आइए फटाफट से। आज के सेशन को अपन शुरू करते हैं। और जितने विद्यार्थी भाई आपके एसएससी जीडी के हो गए, यूपी पुलिस के हो गए, तो ये सारे विद्यार्थी इस क्लास को अच्छे से देखें, क्योंकि इस क्लास से वही क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जाएंगे जो पीछे आ चुके हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ना। हाँ भाई शंकर, ध्यान से देख। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी, एक तो याद रखना इस नर्मदा नदी की कुल लंबाई, कुल लंबाई। तो आप बोलोगे सर इसकी कुल लंबाई है 1320 किलोमीटर। कितनी है? 1320 किलोमीटर है। और ये याद रखना पश्चिमी तट की, पश्चिमी पश्चिमी तट की सबसे लंबी, पश्चिमी तट की सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान देना है, लंबी नदी। और याद रखना ये अपने अंत में, ध्यान देना दोस्तों, अंत में खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी ऑप्शन में ना हो तो क्या बताओगे? अरब, अरब सागर, सागर में एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण निर्माण करती है। और याद, अरे के कर रखा है यार। उसके बाद याद रखना नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर गुजरात में, गुजरात में सरदार, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध स्थित है, स्थित है। याद रखना नर्मदा नदी का परवा क्षेत्र, परवा क्षेत्र का मतलब इसका रास्ता ये मध्य से आपके, मध्य प्रदेश से आपके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आपके गुजरात। और ध्यान से सुनना, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, जलप्रपात स्थित है, स्थित है। और याद रखना नर्मदा नदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियां। और ये अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं ये याद रखना विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, श्रृंखला का हिस्सा है। और ये किस राज्य में पड़ती है? एमपी में। अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका कुछ भाग पड़ता है, लेकिन ये नदी निकलती है कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। इस नर्मदा नदी की कुल लंबाई बोले तो कितना बताओगे? 1320। पश्चिमी तट का मतलब क्या है? जो आपके ये प्रायद्वीपीय भारत है ये। अब इस वाले क्षेत्र पे सबसे लंबी बहने वाली नदी का नाम क्या आपके? तो क्या बोलोगे? नर्मदा नदी। कई बार पूछा आता है कि नर्मदा नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, तो आपको क्या जवाब देना है? सरदार सरोवर बांध स्थित है। और याद रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन। तो विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश का सबसे बड़े बांध का नाम क्या है? सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी के किनारे शहर पूछ लिया था कई बार कि इसके किनारे कोई शहर है क्या? तो आप बोलोगे सर इसके किनारे जबलपुर शहर है। और ये जबलपुर शहर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। दूसरी बात सुनना दोस्तों, ये आपके किस दिशा से बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर। तो कई बार ये भी आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से नर्मदा नदी की जो दिशा है वो कैसी है? तो आप बोलोगे सर ये पूरब से, पूरब से किस साइड आ रही है आपकी? ये पश्चिम। तो पूरब से ये पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम से पूरब मत करना, ये बात गलत हो जाएगी। तो आप करोगे पूरब से पश्चिम, यानी कि ये उस दिशा की से इस दिशा की ओर। अपना जल कहां गिराती है? तो आप क्या बोलोगे? खंबात की खाड़ी में। और अंत में किसका निर्माण करती है? ऐश्वर्य का निर्माण करती है। और ध्यान देना एक और बात, इसके ऊपर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। और इस नर्मदा नदी के किनारे भारत की या पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी है, जिसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है? प्रतिमा है दोस्तों। ये आपको ध्यान देना है। तो इस प्रश्न में आपका राइट उत्तर हो जाएगा ना आपके, क्या होगा? लेकिन कई बार ये प्रश्न मिल जाता है आपको महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से जो नदी निकलती है उसका नाम है आपके कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा नदी। और ये महाबलेश्वर की पहाड़ियां कहां पड़ती है? महाराष्ट्र में। और जो सतपुड़ा की श्रृंखला है ना, सतपुड़ा की श्रृंखला, तो ध्यान देना ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? और ये नदी कौन सी है? ताप्ती। तो इनके बीच में जो पर्वत श्रृंखला उसका नाम क्या है?
तो कई बार ये प्रश्न आता है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे? सतपुड़ा। और इस सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या भाई? ये कई बार पूछा जाता है। नहीं नहीं, धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़ है, 1350 मीटर है, ये एमपी में स्थित है। और ये कौन से पर्वत की है ये भैया? सतपुड़ा। और सतपुड़ा की एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है महादेव की पहाड़ियां। और महादेव की पहाड़ियों पे सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? और धूपगढ़ किस राज्य में पड़ती है? तो कई बार प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? राजस्थान की। तो आप बोलोगे माउंट गुरु शिखर। माउंट गुरु शिखर। और ये माउंट गुरु शिखर किस जगह पड़ती है? सिरोही के माउंट आबू में, जो राजस्थान में सर्दियों में यहाँ पे क्या जम जाती है? बर्फ। तो राजस्थान का सबसे ठंडा एरिया यही है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या करें भैया? अब एक बात बताइए, नासिक शहर किस नदी के किनारे है? गोदावरी किनारे। नासिक शहर किस नदी किनारे है? गोदावरी किनारे। तो इस प्रश्न को इतना याद रखना, रख लोगे? तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से अपना रास्ता बनाती है, मध्य प्रदेश से ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, और फिर अंत में अपना जल कहां गिरा रही है? अरब। अगर ऑप्शन में अरब सागर नाम ना मिलेगा तो क्या देखोगे आप? खंबात की खाड़ी। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या देगा? नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता? बहुत ही शानदार व लाजवाब प्रश्न है। अब आपको मैप पता होना चाहिए कि कौन कौन सा राज्य किस देश से लगता है भाई साहब। तो प्रश्न में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता? हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? देखो ध्यान देना दोस्तों, ये इस प्रकार से आपके ये देखो, यहां अगर मैं बात करूं ना आपके, देखो ये वाला जो एरिया ये अरुणाचल प्रदेश का, किसका ये? और ये आपके सिक्किम का, किसका ये? और यहाँ एरिया पड़ता है उसका नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है? और यहाँ पे जो एरिया पड़ता है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? और यहाँ ऊपर जो एरिया पड़ता है उसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है? 1 2 1 3 1 4 1 5, कितने? 5 राज्य क्षेत्र सीमा बनाई। लेकिन जो यूपी है ना, यूपी जो अपनी सीमा है ना ओनली फॉर एक देश से बनाता है, जिसका नाम क्या है? नेपाल। तो कौन सा राज्य चीन से नहीं लगता भारत का इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? वैसे कितने लगते हैं? तो कई बार आपसे पूछ सकता है कि चीन से लगने वाले, तो चीन की सीमा कितनी है? 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर है। अब चीन के साथ अपनी सीमा बनाता है लद्दाख, और लद्दाख के बाद आप क्या बोलोगे? हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में सिक्किम, और उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या बताओगे? अरुणाचल प्रदेश। क्या बताओगे भैया? अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न आता है कि भारत चीन के साथ सीमा बनाता है, इस सीमा को क्या बोलते हैं? मेक मोहन। क्या नाम है? मेक मोहन रेखा। और कई बार यह प्रश्न आता है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किसने किया था? हेनरी मैकमोहन के द्वारा। अब सुनना, चीन का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल, तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। क्या नाम है? टेबल टेनिस। अब एक बात बता दो मुझे कि अगर जो चीन है, चीन किस चीज में उत्पादन में सबसे आगे? उत्पादन करने में उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो याद रखना आपके, एक बात बताऊं क्या? तो मूंगफली खा लियो के पटा लियो, सच्ची बताऊं कि ईमानदारी। तो उत्पादन की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक आपके गेहूं भी यहाँ होता है, गेहूं के बाद आपके चावल भी होता है यहाँ पे, चावल के बाद में आपके तिल भी सबसे ज्यादा होती है। तिल भी कहाँ होता है? आपके यहीं पे। लेकिन सब्जियों की दृष्टि में भारत का दूसरा स्थान है, पहला अमेरिका का स्थान है। तो गेहूं, चावल और तिल। और अगर देखा जाए तो उत्पादन में आपके फलों की बात नहीं भाई साहब, जैसे आपके जिप्सम सुना होगा आपने, जिप्सम सर्वाधिक कहाँ होता है? आपके यहीं पे होता है, चीन में। तांबा चिली के अंदर होता है, तांबा चिली के अंदर। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अब कई बार प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश कितने देश से सीमा बनाता है? तो कितने देश से सीमा बनाता है उसका नाम क्या है? अब कई बार प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 8 राज्य। और उत्तर प्रदेश कितने यूटी क्षेत्र से सीमा बनाता है? 1 से। कितने से बनाता है? उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? इसकी कैपिटल? तो आप क्या बोलोगे? लखनऊ। अब एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो जनसंख्या में क्या है? यानी कि पहला स्थान, सर्वाधिक जनसंख्या कहां रहती है? उत्तर प्रदेश। अब कई बार यह प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? स्थापना, तो स्थापना याद रखना आपके 24 जनवरी 24 जनवरी
1950 में। इसलिए 24 जनवरी को कौन से राज्य का स्थापना दिवस बनाते हैं हम? यूपी का। किसका बनाते हैं? और 24 जनवरी को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शपथ ली थी, उसके रूप में हम क्या बनाते हैं? आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है ना। अब एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश से एक राज्य अलग किया गया था, उसका नाम आता है 9 नवंबर को। तो 9 नवंबर 2000 को एक राज्य बना था, उसका नाम क्या है? उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य निकला था? उत्तराखंड। अब एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम का नाम क्या है? योगी। कौन है? आदित्यनाथ है, योगी। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक इसमें क्या होता है? आपके गेहूं। लेकिन सर्वाधिक चावल उत्तर प्रदेश में नहीं होता, पश्चिम बंगाल में होता है। सर्वाधिक चावल का होता है पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक आलू उत्पादन में राज्य बोले तो उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक दूध उत्पादन में बोले तो उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन में बोले तो उत्तर प्रदेश। अब एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपने क्या बताई थी? लखनऊ किस नदी के किनारे पड़ता है? तो आप बोलोगे गोमती नदी किनारे। किसके किनारे? अब एक आपने बात सुनी होगी कि सर लखनऊ 1857 की क्रांति का एक केंद्र था और यहाँ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर। क्या बोलते हैं? अब ध्यान देना दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें पूछ ली जाती, कितनी है? 80। कितनी है भैया? और यहाँ पे राज्यसभा सीटें पूछ ले तो कितनी है? और सर्वाधिक यहाँ पे विधानसभा सीटें पूछ ले तो कितनी है? 400। लेकिन यहाँ पर आपके विधान परिषद सीटें पूछ ले तो कितनी है? 100। अब एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं या नहीं है? और सर्वाधिक जिले भी किस राज्य में है? और कितने जिले आपके? 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। एक और बात बताइए, उत्तर प्रदेश कितने देशों से लगा है? जिसका नाम क्या है? अब अक्सर मैं पूछ लू, नेपाल में लुम्बिनी नामक जगह पे किस व्यक्ति का जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से? तो इस प्रश्न में इतनी बातें देखेंगे। अगला देखिए। अब अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना। प्रश्न दिया गया कि 2022 में हुए चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अब पंजाब का मुख्यमंत्री, और आपको पता है कि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के अंदर जो बना है उसका नाम है आम आदमी पार्टी का। तो उस कई बार ये भी आता है कि आम आदमी पार्टी कब बनी थी, और इस आम आदमी पार्टी का जो संस्थापक है उसका नाम क्या आएगा? संस्थापक जो दिल्ली का सीएम है, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। अब एक बात बताइए, किस राज्य का सीएम की बात कर रहा है? ये पंजाब की। तो यानी कि कौन? आपके भगवत मान। अब कई बार आपसे पंजाब में यहां क्या पूछ सकता है? गवर्नर। क्या पूछ सकता है? तो आपका जवाब क्या होगा? बनवारी, बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित आपको ध्यान देना। अब एक बात सुनना, अगर आपसे बोल दे कि सर इस पंजाब राज्य में नेशनल पार्क कितने हैं, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान 106 हैं टोटल। कितने हैं? लेकिन पंजाब के अंदर राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अब ध्यान से सुना, इस पंजाब का गठन कब किया गया? पंजाब किस वर्ष में बना था? तो बोलोगे सर 1 नवंबर, 1 नवंबर 1966। और एक आपको पता है कि 1 नवंबर 1966 में एक राज्य और बना जिसका नाम भी क्या है? तो कई बार प्रश्न आता है कि हरियाणा राज्य किस राज्य से निकला है? और कई आपसे पूछ ले कि सर इस पंजाब का भाषा क्या है, इस पंजाब राज्य की भाषा क्या है? तो आप बोलोगे पंजाबी। क्या बताओगे? पंजाबी। और इस पंजाब राज्य की अगर मैं बात करूं लोक नृत्य की, लोक नृत्य, तो लोक नृत्य क्या है इसका? भंगड़ा। और गिद्धा भी यहीं का है, गिद्धा। और लुड्डी, लुड्डी भी कहां की है? पंजाब की। कर लोगे? अब एक बात बताइए मुझे कि पंजाब में जो सीएम बना है, पंजाब में सीएम बना है, ये कहां से बनेगा? विधानसभा से बनेगा। विधानसभा से बनेगा। अब विधानसभा सीटें यहाँ पे कितनी है? टोटल 117। तो यानी कि पंजाब में विधानसभा सीटें कितनी आपके? 117। यहाँ पे लोकसभा सीटें 17 है, जबकि राज्यसभा सीटें 10 है। ठीक है ना। अब एक बात बताइए, जो पंजाब राज्य है क्या ये पाकिस्तान से सीमा बनाता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा है? अब कई बार प्रश्न आता है कि पंजाब जो सीमा बनाएगा वो रेड क्लिफ रेखा से लगेगा, लगेगा ना। अब एक बात बता दो मुझे आप कि जो पंजाब है इसे भारत का क्या बोलते हैं? अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा। या आपसे प्रश्न आएगा अन्न भंडार, अन्न भंडार। तो भारत के किस राज्य को अन्न भंडार या अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? पंजाब में।
अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन सा है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य सिंचित सिंचित राज्य कौन सा है, तब भी क्या बोलोगे, पंजाब। लेकिन भारत में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित राज्य बोले तो उत्तर प्रदेश, नहरों द्वारा सिंचित राज्य बोले तो उत्तर प्रदेश। अब धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य, कौन सा है, छत्तीसगढ़ राज्य। धान और नहीं, अन्न में क्या हो गए, जो खाद्यान्न हो गए, अन्न यानी कि अनाज, चाहे चावल गेहूं इस प्रकार मक्का, सारे अन्न इसके अंदर आ गए। अगले प्रश्न को देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न को, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय कानून मंत्री कौन थे, केंद्रीय कानून मंत्री कौन थे ये बताना आपको, ठीक है ना। नहीं, ये थे आपके किरण रिज्जू, किरण रिज्जू। देखिए अश्वनी वैष्णव वर्तमान में क्या आपके रेलवे मंत्रालय इसके पास है। पीयूष गोयल क्या है वर्तमान में, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए आप मुझे, कैबिनेट मंत्री में रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री राजनाथ, राजनाथ सिंह। अरे कोविंद तो आपके राष्ट्रपति था, राजनाथ सिंह। और यहीं पे अगर मैं बात करूं विदेश मंत्री कौन है, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री, हाँ, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। अब एक बात बताइए शिक्षा मंत्री कौन है, अभी बोला था जस्ट मैंने, तो क्या बताओगे आप, नहीं धर्मेंद्र, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। एक बात बताइए मुझे आप कि जो आपके गृह मंत्री उसका नाम क्या है, गृह मंत्री अमित, अमित शाह का संबंध किस राज्य से है, और इस अमित शाह के बेटे का नाम क्या है, बेटा कौन है, जैसा कौन है भैया। और कई बार ये पूछा जाता है जैसा कौन है, बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं है, सेक्रेटरी यानी कि सचिव है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा अपने, सी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, संसदीय प्रक्रिया में कोरम क्या होता है। अच्छा प्रश्न है कि संसद के अंदर आपको कोरम करना है। कोरम का मतलब होता है किसी चीज की क्या करना, गण पूर्ति, क्या करना, गण पूर्ति। और गण पूर्ति कब की जाती है, उस संसद के अंदर उसकी बैठक होनी है, क्या होनी है, बैठक। यहां पे क्या दिया गया है कि संसदीय प्रक्रिया में कोरम को डैश के रूप में समझा जाता है, यानी कि गणपूर्ति या बैठक के रूप में समझा रहा है। अब कोई बैठक की जा रही है तो उसमें बैठक में इतने मेंबर तो होने चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरम या गणपूर्ति। तो ये संसद के अंदर चाहे लोकसभा हो चाहे आपके राज्यसभा हो, दोनों के अंदर हो जाएगी भाई साहब। तो यहां क्या दिए गए, संसद की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या, सदस्यों की क्या, चाहे अगर आपके लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा की अगर आपको गणपूर्ति करनी है तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 1/, और राज्यसभा में भी कितने होने चाहिए, 1/10। मान लो आपके लोकसभा सीटें कितनी है, 543, कितनी सीटें हैं, इस 543 में से 1/10 भाग यानी कि 55 सदस्य होंगे, तभी वो बैठक सुचारू रूप से चलाई जाएगी। नहीं तो उसको लोकसभा अध्यक्ष या राज्य में सभापति उसको क्या कर देगा, स्थगित कर देगा, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक नहीं चलेगी वो। तो यहां पे समझ गए। तो आपसे कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि जो सदन है आपके, ये कितने प्रकार के होते हैं सदन। हमारे देश में जो संसदीय व्यवस्था के अंदर सदन कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। अगर मैं आपसे बोलूं सदन कितने प्रकार के होते हैं, सीधा प्रश्न आया, सदन कितने, संसदीय प्रणाली में केंद्र में आपके 2, राज्य में भी कितने होते हैं, लेकिन कई राज्यों में 2 है, लेकिन कई राज्यों में 1। तो सदन राज्यों में एक लोकसभा के, विधानसभा और विधान परिषद। केंद्र में अगर बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन किसी भी संसदीय व्यवस्था को चलाने के लिए सदन कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से अगर पूछा तो सदन कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको 2 ही बोलना है, एक निम्न सदन होता है तो एक उच्च सदन होता है, उनके नाम अलग होते हैं। तो तेरी बात ठीक है मनोज। अगले प्रश्न को देख, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में घटित हुआ, तो यह ध्यान देना है, 13 अप्रैल 1919 को। एक बात बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का यानी कि विरोध किसने किया, हाँ,
हाँ, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू नामक दो व्यक्तियों ने रैली निकाली, जिनको इन्होंने यानी कि अंग्रेजों ने अंदर डाल दिया, ये विरोध कर रहे थे। फिर बाद में जनरल ओ डायर के आदेश पे, जनरल ओ डायर के आदेश के ऊपर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जो बैसाखी का दिन था वहां पे मेला भरा था, तो उसके अंदर क्या चलवा दी, गोलियां चलवा दी, जिसके कारण ये घटना घट जाती है इतिहास में। और इस घटना के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सर की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि किसको दे दी, अंग्रेजों को दे दी। अब कई बार ये आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में चला था, तो आप बोलोगे रोलेक्ट, रोलेक्ट एक्ट। तो ये रोलेक्ट एक्ट को बोलते हैं काला कानून, क्या बोलते हैं, काला कानून। अब कई बार प्रश्न आता है इसको, काला कानून की संज्ञा किसने दी, मोतीलाल नेहरू ने। किसने दी, मोतीलाल नेहरू ने। रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था ये आपके 1919 में। तो इसमें क्या था कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को पकड़ रहे हैं, उसे अंदर डाल रहे हैं, तो यानी कि नए अपील, नए वकील, नए दलील वाले कानून की संज्ञा किसको दी गई है। और इसका विरोध किसने किया था, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने, और दोनों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। फिर बाद में फिर वो रैली निकाल रहे तो भी जनता उनका सपोर्ट कर रही है, तब जनरल डायर ने गुस्से में आके आदेश दे दिए। और बताते जलियांवाले बाग हत्याकांड में मृत लोग कितने थे, मृत लोग एडी है 5000, 379, 379। अब ये जो मृत लोग है इसको बता कौन रहा है, अंटर आयोग, कौन बता रहा है। तो यानी कि कई बार प्रश्न आता है कि मृत लोगों की संख्या की जांच या जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग बिठाया गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, अक्टूबर 1919 के अंदर बिठाया गया था, तब बताया गया इसमें लोग कितने मारे गए थे, 389। अब बोलते हैं कि जो जनरल ओ डायर है ना, इसने बहुत अच्छा काम किया, तो ब्रिटेन की जो संसद है ना, तो वहां पे इसको तलवार भेंट की गई, क्या बोला गया, तलवार, और इसे उपमा दी गई शेरे पंजाब। तो यानी कि पंजाब, पंजाब का शेर किस व्यक्ति को कहा गया, जनरल डायर को। बाद में जो लाला लाजपत राय तो उसे पंजाब की उपमा भी दी गई है। अब एक बात बताइए कि इस रिपोर्ट को भारतीय जो समुदाय के व्यक्ति थे वो नकारते हैं। अब बाद में एक कमेटी बिठाई जाती है जिसका नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बताए जाते हैं कि इसके अंदर जो लोग मारे गए ना, वो लोग मारे गए थे आपके, नहीं 500 से अधिक लोग मारे गए और 1500 से लोग अधिक क्या हुए इसमें, घायल हो गए। लेकिन आपको कितना बताना है, 379, अगर पेपर में पूछ ले तो। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में होता है, तो कई बार ये पूछा आता है, अमृतसर। और अमृतसर कहां पड़ता है दोस्तों। अब एक बात सुनना, इस अमृतसर शहर की नींव किसने रखी थी। देखो अकबर ने गुरु रामदास को क्या दे दी थी, ये भूमि भेंट की थी। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि जो अमृतसर शहर बसा हुआ है, ये भूमि किस मुगल शासक के द्वारा भेंट की गई, अकबर के द्वारा। अकबर के समय यानी कि कौन था उस टाइम, तो आप बोलोगे सर रामदास था, जो अर्जुन का क्या है, पिता। तो अमृतसर शहर की नींव रखता है आपके रामदास, लेकिन इस शहर को पूरा करवाता है, इसके अंदर मंदिर को भी पूरा करवाता है, उसका नाम क्या है, अर्जुन देव। क्या नाम भैया, अर्जुन देव। तो इस प्रश्न में आपको क्या याद रखना है, ओ डायर, क्या याद रखना है। अब ध्यान से सुनना, जनरल ओ डायर की हत्या कब की गई, 1940 में। कब की गई, और वो की गई सरदार उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह के द्वारा किसकी हत्या की गई भैया, जनरल ओ डायर की हत्या की गई। ये आपको ध्यान देना है, अच्छा प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में बार बार आता है। और कहां पे जाके, ब्रिटेन में जाके, ये भी ध्यान रखना। तो अगले प्रश्न को देखो, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो जलियांवाले बाग हत्याकांड की एक तो डेट याद रखना, क्योंकि अधिकांश ये डेट पूछी जाती है। एक पूछी जाती है जगह आपसे, रामदास, देख पहला था गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन, ठीक है। तो इसमें एक तो ये जगह पूछेगा, अमृतसर में हुई थी, कहां हुई थी सप्पू, अमृतसर में, और किस तारीख को हुई थी, और इस पूरी घटना में कितने लोगों को मृत बताना है, 379 को। और ये जांच किसने की थी, अंटर। कुल सदस्य कितने थे इसमें, 7, ठीक ना। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न काम का है या नहीं है वो भी देख लेते हैं, अच्छा प्रश्न मिलेगा। प्रश्न अच्छा है। प्रश्न क्या कहता है कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार ये बता रहा है कि 2021 में भारत का वह कौन सा राज्य था जो गरीबी की श्रेणी में सबसे नीचे था, नहीं गरीबी की श्रेणी में ऊपर ही ऊपर था, सबसे गरीब आपको बताना है कौन से राज्य बताया गया, पंजाब को, झारखंड को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को। तो याद रखना सबसे जो गरीब
राज्य बताएगा वो किसको बताया गया है? बिहार के बाद में आपको बताना है झारखंड। क्या बताओगे? झारखंड। और झारखंड के बाद में किसको बताओगे आप? यूपी को। यूपी के बाद आप किसको बताओगे? एमपी को। एमपी के बाद आप किसको बताओगे? छत्तीसगढ़ को। तो ये आपके जो मध्यवर्ती भारत के राज्य है ये गरीबी की श्रेणी में आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक की अगर बात करें खूब ज्यादा पब्लिक है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो एक बात बताइए, बिहार राज्य की राजधानी का नाम क्या है? पटना। क्या नाम है? और बिहार का वर्तमान में सीएम कौन है? ममता बनर्जी। तो डब्ल्यू नितिन है। नीतीश कुमार। अब एक बात बताइए, इस पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। क्या नाम था? अब एक बात बताइए, बिहार जो नामक जगह पड़ती है ये भारत के उत्तर में है या उत्तर पश्चिम में है? अगर देखा जाए तो ये बिहार इस साइड पड़ता है। तो ये आप उत्तर पूरा बोल सकते हो या आप बोल सकते हो इसको उत्तर में। क्या बोल सकते हो? उत्तर में। अब एक बात बताइए, बिहार की एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सोनपुर। क्या नाम है? सोनपुर। ये सोनपुर किसके लिए फेमस है? हाँ, वेरी गुड। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर। कौन सा भैया? सोनपुर। अब एक बात बताइए, जो बिहार है आपके, कौन सा? ये बिहार राज्य। इस बिहार राज्य में इसकी राजधानी का नाम क्या है? पटना। और इस पटना शहर की स्थापना किसने की थी? शेरशाह। शेरशाह सूरी के द्वारा की गई इसकी शहर की स्थापना। लेकिन ये पटना से पहले क्या होता था आपके? पाटलिपुत्र। और इस पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। किसने की थी भैया? उदयन ने। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कर लोगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो नीति आयोग के बारे में दो बातें सीखना। नीति आयोग होता था पहले क्या आपके? योजना आयोग। क्या नाम था? योजना योजना आयोग था ये पहले। अब इसको काट के क्या कर दिया? इसको नीति आयोग कब कर दिया? 1 जनवरी 2015 में। अब आपसे प्रश्न बन सकता है कि इस नीति आयोग को क्या कहा जाता है भारत का? तो भारत का इसको थिंक टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिंक टैंक किसे आयोग को कहा गया है? नीति आयोग। और इस नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा देश का? प्रधानमंत्री। कौन होगा? अभी तक नीति आयोग के कितने अध्यक्ष बन चुके हैं? एक ही। कितने अध्यक्ष बन चुके हैं? एक ही बन चुके हैं। और कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताना कि नीति आयोग का वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष। सारे विद्यार्थी। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं भैया। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न को, डैश को 2016 में केरल कलामंडलम द्वारा एक पुरस्कार दिया गया। क्या नाम दिया गया? पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है कला रत्नम। और 2011 में केरल संगीत नाट्य द्वारा इसको कलाश्री से सम्मानित किया गया। उस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। हाँ, तो ये आपके दिया गया आपके मोहिनी अट्टम में। मोहिनी अट्टम एक नृत्य की श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? सुंदर नायर को। किसको नाम दिया गया? अब एक बात बताइए, जो मोहिनी अट्टम है ये क्लासिकल डांस है ना? मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस है ना? और ये सबसे प्राचीन भी है। और इसको मान्यता कब मिली थी? 1900। तो कई बार आता है कि हमारे क्लासिकल डांसों की संख्या भी वर्तमान में है कितनी? आने वाले समय में कितनी हो जाएगी आपके? 9। तो सबसे पहले आपका जो क्लासिकल डांस बना वो कौन सा था? मोहिनीअट्टम। और किस राज्य से इसका संबंध है? केरल। अब एक बात बताइए, केरल की राजधानी का नाम क्या है? त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम बोल दो या तिरुवनंतपुरम बोल दो। अब एक बात बताइए, केरल में सर्वाधिक उत्पादन क्या होता है? केरल में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन, तो याद रखना मसाले। तो भारत में मसाले का शहर किसको बोलते हैं? केरल को। प्लस में आपको याद रखना है रबड़। तो रबड़ सर्वाधिक उत्पादन का होती है। सर्वाधिक याद रखना है काजू। क्या याद रखोगे? और प्लस में सर्वाधिक याद रखोगे आप भाई इसमें नारियल। क्या याद रखोगे? नारियल। और प्लस में याद रखना थोरियम। क्या भैया? थोरियम। तो भारत में सर्वाधिक थोरियम उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। अब एक बात बताइए, केरल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी का नाम, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अन्नाई अन्नाई मुड़ी। तो भारत की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अन्नाई मुड़ी है, जिसकी हाइट है 26 मीटर। कितनी है? 26-95। लेकिन इसके बाद जो दूसरी ऊंची है वो तमिलनाडु में पड़ती है, जिसका नाम है डोडा डोडा बेटा, जिसकी हाइट की अगर बात करें तो 2636 या 37 के अंदर ये पड़ती है आपके मीटर में। तो 2636 या 37 याद रखना। ये तमिलनाडु में पड़ती है और ये कहां पड़ती है? केरल के अंदर। कहां पड़ती है? अब एक बात बता दो मुझे आप, केरल जो राज्य है ये भारत का दक्षिणी राज्य है या आपके उत्तरी राज्य?
तो सबसे दक्षिणी राज्य केरल को नहीं बोलना, तमिलनाडु को बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न को। भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है, बिल्कुल सही है। अब भारत में कोई कानून निर्माण करना है, क्या करना है आपको? कोई भी देश के अंदर कानून निर्माण करने की प्रक्रिया कौन करता है? तो आप बोलते हो कि सर कानून बनाने यानी कि निर्माण करने का अधिकार किसको होता है? संसद को। किसको होता है? तो ये पूछ रहा है अब ये कानून निर्माण करने की जो प्रक्रिया संसदीय रूप ये कहां से लिया है? तो ये आपके कहां से लिए गए? तो आप बोलोगे सर ये ब्रिटेन से। कहां से लिए गए? अब ब्रिटेन से दो बातें याद रखना, एक तो पीएम का पद, ठीक है ना, और एक आपको याद रखना है मंत्री, मंत्री परिषद और प्लस में मंत्री मंडल। तो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद को कहां से लिए गए? आपके। और याद रखना यहां पे आपके क्या लिए गए? आपके नागरिक, नागरिकता। और हमारी नागरिकता कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता का उल्लेख कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। और प्रधानमंत्री हो गया। संसद की अगर बात की जाए तो ये भी कहां से ली गई आपके? तो कानून निर्माण की प्रक्रिया भी कहां से ली गई यहाँ पे? ब्रिटेन से। अब एक बात बताइए, ब्रिटेन को हम क्या बोल सकते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंग्लैंड, ठीक है ना। तो याद रखना यूनाइटेड किंगडम की राजधानी का नाम क्या है, या ब्रिटेन की राजधानी का नाम क्या है? लंदन है। अब एक बात बता दो मुझे आप, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां से हमने क्या ग्रहण किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो याद रखना यहां से हमने लिया गया आपके मूल अधिकार, मूल अधिकार। अब याद रखना हमें अमेरिका से हमने क्या लिया है? राष्ट्रपति निर्वाचन, निर्वाचित, यानी कि राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया गया? राष्ट्रपति का पद। तो राष्ट्रपति का पद पूछे तो ब्रिटेन से, जबकि अमेरिका से हमने लिया गया वाइस प्रेसिडेंट का पद। क्या लिया गया? लेकिन हमें राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष का। कितने वर्ष का है? और हमने अमेरिका से एक शब्द और लिया गया जिसको याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, महाभियोग। अब महाभियोग की प्रक्रिया किस व्यक्ति के लिए लगती है? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? जो अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर नहीं लगी। ऐसी प्रक्रिया के द्वारा हम जजों को हटा सकते हैं। तो पर महाभियोग नहीं बोलेंगे, महाभियोग किसके लिए बोलेंगे? राष्ट्रपति। अब कई बार आता है न्यायिक पुनर्लोकन का मतलब होता है कोई न्याय कर दिया उसको दोबारा रिजेक्ट करना। तो ये किससे लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। हमारे देश का सर्वोच्च अंग क्या होगा? संविधान। और संविधान भी कैसा? लिखित। ये बातें भी कहां से ली गई हमने? संयुक्त राज्य अमेरिका। हमने हमारी प्रस्तावना कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। तो कई बार यह भी प्रश्न आता है कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ग्रहण किया गया है? तो आप बोलोगे सर प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। और प्लस में आपको बताना यहां से संवर्ती, संवर्ती सूची। और प्लस में बताना दी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये संयुक्त बैठक। अब संयुक्त बैठक कब करते हैं हम? जब लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बिठाते हैं, कोई विधेयक पे गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। अब एक बात बताइए, दक्षिण अफ्रीका से क्या प्रावधान लिए गए? दक्षिण अफ्रीका से तो याद रखना, वेरी गुड, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन कौन करता है? तो आप बोलोगे सर संसद करती है। कौन करता है? संसद करती है। और ये संसद किस आर्टिकल के तहत करती है? 368 में, 368 में। कर लोगे? भाग संख्या आपसे पूछ ले तो बताना है भाग संख्या 20 के अंदर इसका उल्लेख दिया गया। कर दोगे दिक्कत? अब एक बात बताइए, वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई? 42वां संविधान संशोधन को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अगले प्रश्न को देखते हैं भाई साहब। अब इतना बता दो मुझे, हमारे राज्यसभा से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? और यह बात हमने किस देश के संविधान से ली गई है? जिसे आर्सियन बोलते हैं या आयरलैंड, ठीक है ना। तो यानी कि 12 सदस्य मनोनीत करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति ने कहां से ली गई है? आपके आयरलैंड से। और आयरलैंड से हमारे लिए क्या लिए गए? नीति निर्देशक तत्व। लेकिन मूल कर्तव्य, हाँ, और मूल अधिकार बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न को देखिए, विश्व के लगभग डैश देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? ये क्या पूछ रहा है? डब्ल्यूटीओ की बात कराइए। डब्ल्यूटीओ की नींव रखी जाती है 1 जनवरी 1995। और इसके वर्तमान सदस्य हैं 160। कितने सदस्य हैं?
तो यानी कि जून 2014 तक बताने आपको कितने सदस्य बताने। तो इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो जनेवा कहां पड़ता है, जनेवा पड़ता है आपके स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम क्या है, बर्न। क्या नाम है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। और यहां पे याद रखना, यहां पे पड़ता है अंतरराष्ट्रीय डाक डाक संगठन का मुख्यालय कहां पड़ता है आपके बर्न में। और विश्व का सबसे बड़ा डाकों वाला घर पूछ ले तो डाक घर सर्वाधिक कहां पड़ते हैं। और मतदान की संख्या भी किस देश में ज्यादा है, भारत में। ठीक है भाई साहब, तो याद रखना यूएनओ की अगर बात की जाए तो यूएनओ के सदस्य कितने टोटल है। तो इसी प्रकार हमारे देश में मान्यता प्राप्त देशों की संख्या कितनी बताई जाती है अपन, 193। लेकिन कई किताबें देशों की जो 206 बताती है, कई 195 बताते हैं। आपको कितने बताने, 193। यूएनओ संगठन कहां पड़ता है, न्यूयॉर्क में। कहां पड़ता है। अब एक बात बताइए, यूएनओ संगठन का हेड, इसका जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो उसका नाम क्या है। हाँ, अटोनी गुटारेस, अटोनी गुटारेस। अगले प्रश्न को देखिए भाई साहब, अगले प्रश्न में क्या देगा। नेक्स्ट प्रश्न अच्छा प्रश्न है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र भारत के राज्यपाल थे। अब ये बता रहा है कि सर महाराष्ट्र में इस टाइम की बात कर रहा है ये, क्योंकि पुराना प्रश्न आया हुआ है पेपर में, तब पूछ रहा हूं। और याद रखना दोस्तों आप कि वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में महाराष्ट्र का जो राज्यपाल देखा जाए तो महाराष्ट्र का वर्तमान में राज्यपाल आपके श्री रमेश बेस। तो श्री रमेश बेस है। लेकिन नवंबर 2022 से पूर्व था आपके भगत सिंह कोश्यारी। अब ध्यान से सुनना, भारत में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व किस राज्य में। तो यानी कि सड़क घनत्व, तो सड़क घनत्व की अगर बात करें तो सर्वाधिक किस राज्य में। और भारत में यानी कि जो महाराष्ट्र है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है ये, दूसरा। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। और दूसरा कौन सा आपके, महाराष्ट्र। तीसरे की बात करें तो बिहार है। चौथे की पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। अब एक बात बताइए, महाराष्ट्र में सर्वाधिक आबादी किस राज्य में रहती है। तो यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य शहर कौन सा है, मुंबई। वस्त्र की राजधानी भी कौन सी है, भारत की वित्तीय राजधानी भी कौन सी है। और भारत का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, गेटवे ऑफ मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया भी कहां पड़ता है आपके, मुंबई में। और भारत का सबसे बड़े बंदरगाह का भी नाम क्या है, मुंबई है। और जो मुंबई शहर है ये कोई नदी के किनारे नहीं है, ये सालसेट द्वीप पर, किस पे ये भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मुंबई। अब एक छोटी सी बात बता दो, मुंबई से लेकर हमने कहां तक ट्रेन चलाई थी, थाने तक। तो भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच दौड़ती है 16 अप्रैल 1853 को। इसलिए 16 अप्रैल को रेलवे परिवहन दिवस मनाया जाता है। जब रेल चली थी भारत में तब उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी। कौन था भैया, लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न में याद रखना, मंगू भाई आपके छगन भाई पटेल ये किस राज्य का है, ये किस राज्य का, आपके वर्तमान मध्य प्रदेश का। आरिफ मोहम्मद खान ये वर्तमान में कहां का है, केरल का। कहां का भैया, ये केरल का है। और गणेश लाल माथुर कहां का है, देख लेना भाई इसको एक बार। अगले प्रश्न को देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या देगा, नेक्स्ट प्रश्न को। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक, देखो भारत में कानून बनाने के लिए क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियमित नहीं बन जाता, यानी कि जब तक वो कानून नहीं बन जाता तब तक कौन उसके ऊपर अपनी क्या नहीं दे देता, अनुमति। यानी कि दोनों सदन, यानी सदनों से उसको क्या करना है, स्वीकृति। दोनों सदन उसको क्या देते हैं, स्वीकृति का मतलब होता है पास कर दिया। फिर उसके बाद में उसके ऊपर राष्ट्रपति क्या देता है, अपनी अनुमति। क्या देता है, अनुमति। तो लोकसभा और राज्यसभा की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या देगा, अनुमति। तब जाकर वो विधेयक यानी कि वो बिल है, वो बिल बाद में क्या बन जाएगा, एक्ट। क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो बिल से एक्ट कब बनेगा, लास्ट में। उससे पहले वो सदनों में क्या मिलेगी उसको, स्वीकृति। और ये बात आपसे पूछ लेगा किस अनुच्छेद के अंदर होता है, अनुच्छेद। तो यानी कि कौन सा, बिल्कुल कर सकता है, मना भी कर सकता है, रोक भी सकता है और पुनर्विचार के लिए भेज भी सकता है। तो ये बात किस आर्टिकल में बोली गई है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति दे या ना दे। रख लोगे शिवनाथ, मारे हूं क्लास में। तो यहां पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका। अब एक बात होता है, राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, दूसरा नागरिक होता है। राष्ट्रपति महीने का वेतन लेगा तो कितना लेगा,
5 लाख। राष्ट्रपति अगर पद पे कार्य करेगा तो कितना वर्ष तक कार्य करेगा? 5 वर्ष तक। राष्ट्रपति हमारे देश में किस वर्ष आया था ये राष्ट्रपति का पद? ऑप्शन देता हूं, 1950 में आया या 1952 में आया। राष्ट्रपति का पद हमारे देश में कब आता है? अब आपको पता है कि राष्ट्रपति को संसद बनाती है। अब संसद तो आती है 52 में, लेकिन हमारी जो संसद जो शुरू में बनी थी वो संविधान सभा थी। क्या थी? तो संविधान सभा की 24 यानी कि 24 जनवरी 1950 को हमारे देश में राष्ट्र अध्यक्ष किसी को घोषित कर दिया? राष्ट्रपति को। तो 24 जनवरी को राष्ट्रपति का पद आता है, लेकिन इसने काम करना स्टार्ट कब किया? 26 जनवरी 1950। फिर बाद में तो संसद बनाती है, यानी कि देश का पहला राष्ट्रपति कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र है, जो लगभग कितने वर्षों तक काम करेगा? क्योंकि वो 50 से लेकर कब तक चला था? 1962 तक। अब एक बात बताइए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? अगर राष्ट्रपति पद पे रहता हुआ अपना त्यागपत्र दे दे तो इस पद को खाली रखेंगे या चलाएंगे? उपराष्ट्रपति आएगा और उस पद को हम क्या बोलेंगे? कार्यवाहक। और ये कितनी बार हो चुका है देश में? पहला जो कार्यवाहक बना था वो वीवी गिरी, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था मोहम्मद इदायतुल्ला, और तीसरा बना था आपके बीडी जत्ती। कौन बना था? जो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी, बीडी जत्ती, आपको याद रखना है। अब प्रशांत खड़ा हो जा। प्रशांत इतनी बात बता दे, राष्ट्रपति बनना चाहता है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष का हो चुका है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में भारत का नागरिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भारत का मूल नागरिक या भारत का नागरिक? देखो, भारत का मूल नागरिक चाहिए अमेरिका में। मूल नागरिक का मतलब क्या होता है? उसी जमीन पे उसका जन्म हुआ हो। तो भारत में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, पागल वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, अन्य किसी लाभ के पद पे कार्यरत नहीं होना चाहिए। और सुनना मेरी बात, भारत के संविधान में ऐसा कुछ वर्णन नहीं है कि किसको लाभ के पद में गिना जाता है। देखो, लाभ के पद कौन से नहीं होते? जितने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्री होते हैं, प्लस में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये आपके लाभ के पद में नहीं आते। और आपका राज्यपाल, अब कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद के मंत्री हो गए, ये सारे लाभ के पद में नहीं आते, यानी कि इनके पद पे रहता हुए आप इलेक्शन भी लड़ सकते हो। अब बाकी जो बड़े बड़े कंपनियों के चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, टीचर लोग हो गए, सरकारी कर्मचारी, ये लाभ के पद में आते हैं भाई साहब। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अब एक बात बताइए, कोई विधेयक है, ये विधेयक कितने सदनों में घूमता है? ऐसा कोई विधेयक है क्या जिसको एक ही सदन अनुमति दे देगा तो वो पास माना जाएगा? हाँ, क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा रखा जाता है और किस में रखते हैं? उसने पास कर दिया तो राज्यसभा उसको कितने दिन तक देख सकती है? 14 दिन तक होल्ड कर सकती है। अनुमति दे चाहे ना दे, 14 दिन के बाद सवते ही वो क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं भाई। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतः विष्णु के स्त्री के रूप में बताया गया, यानी कि भगवान विष्णु के रूप में समर्पित है ये? तो कौन सा भाई यहाँ पे? मोहिनी अट्टम, भगवान विष्णु के लिए ये। और किस राज्य से ये? अब एक बात बताइए, ये क्षत्रिय कहाँ का नृत्य है? मणिपुरी और कथक है। कोई दिक्कत को नहीं, कैश दे मीटर रबड़ से बता दे, देखी जाएगी, नाश तो ही लिया। आगे देखिए, भारतीय एथलेटिक का नाम है सोमवेद देववर्म, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? 1955 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ गुवाहाटी, और गुवाहाटी कहां पड़ता है? और इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। एक व्यक्ति को याद रखना, मणिका बत्रा। तो मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? और टेबल टेनिस के एक पक्ष में कितने प्लेयर होने चाहिए? और टेबल टेनिस में एक कप दिया जाता है, उसका नाम क्या है? डेविस कप। क्या नाम है? डेविस कप। एक बात बताए, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन का है। और टेबल टेनिस को जहां पे खेला जाता है उसके परिसर का नाम क्या है? परिसर, अरे बोर्ड, क्या नाम है उसका? क्या नाम भैया? बोर्ड नाम है। काट दो इसको। अगले प्रश्न पे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? अच्छा प्रश्न मिलेगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा गया? देखो, आपको ऑप्शन में क्या दिया गया? पीसी
ये आपके क्या एक है पद्धति है, एक मॉडल है। और ये कौन सी पद्धति में लिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। लेकिन याद रखना जो आपके एम एस स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के क्या है, लेकिन विश्व में हरित क्रांति का जो जनक कहलाएगा विश्व में, वो याद रखना नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग। और ये व्यक्ति कहां का है तो आपको बताना है यूएसए का। कहां का है? अब एक बात बताइए, हरित क्रांति भारत के किस शहर में चलाई गई थी सबसे पहले? तो पंजाब में। किस राज्य में चली थी ये? और हरित क्रांति को भारत में कितनी बार चलाया गया? 2 बार, 1967 से 68 के बीच और 1983 से 1984। इसमें ज्यादा मोटिव दिया गया था आपके चावल को। किसको दिया गया था? और इसमें मोटिव दिया गया था किसको? गेहूं को। किसको दिया गया भैया? अब एक बात बताइए, चावल उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? भूपेंद्र बताएगा। पश्चिम बंगाल। और गेहूं उत्पादन में भारत का पहला राज्य? यूपी। धन्यवाद। और गेहूं पूरे विश्व में अगर पूछूं तो? चीन। धन्यवाद आपका। अगले प्रश्न पे देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि डैश में बाबर ने पानीपत इब्राहिम लोदी को हराया। तो ये पूछ रहा है पानीपत की पहली लड़ाई है। हाँ, तो किस तारीख को आप बोलोगे सर? 21 है, 1526 को। और ये युद्ध कहां होता है? हरियाणा के। और हरियाणा की जगह पे वो तब तक ये क्या था? फिर उसके ऊपर एक युद्ध होता है 1556 में, उसका नाम क्या पड़ गया? और फिर एक होता है 1761 में, उसका नाम क्या पड़ गया? थर्ड। तो पानीपत की कुल लड़ाई कितनी हुई है? अब कई बार ये पूछा था कि पानीपत की पहली लड़ाई में कौन जीत गया, और पानीपत की दूसरी लड़ाई में जीता आपके अकबर। तो क्या लड़ रहा था? इसका संरक्षक था जिसका नाम क्या था आपके? सॉरी, बेरम खां। कौन था? बेरम खां। और बेरम खां ने किस व्यक्ति को हराया था? अंतिम हिंदू सम्राट था जिसको विक्रमादित्य की उपाधि लास्ट मिली थी, एमू, जो रेवाड़ी का एक नमक व्यापारी यात्री था। गधे पे नमक ढोता था, लेकिन किसी टाइम गद्दी पे बैठ चुका है वो। तो अकबर मात्र 14 वर्ष का था। और इसका संरक्षक का मतलब होता है अनरक्षक, इसकी रक्षा करने वाला। कई बार ये प्रश्न आता है कि बेरम खां किसका सेनापति था? इसके बाप का नाम क्या है? हुमायूं। अब हुमायूं अपने सेनापति को बोलता है कहीं पे जाएगा तो किसको लेके जाएगा? क्योंकि अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। तो बेरम खां किसका होगा? इसके बाप का। तो अकबर का सेनापति नहीं है ये, अकबर का क्या है? अनरक्षक या संरक्षक। अनरक्षक का मतलब उसके शरीर की रक्षा करने वाला। जिधर हो है किधर हो। 1530 में बाबर की क्या हो जाती है? अब एक बात बताइए, बाबर का मकबरा कहां बना हुआ है? लेकिन बाबर को कितनी बार दफनाया गया? एक आगरा में और एक आपके काबुल में। अब इतना बता दो, बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, उसका नाम क्या है? तुझुक ए बाबरी, या बोल सकते हो बाबर। और किस भाषा में लिखी है ये? तुर्की भाषा में। मुगल साम्राज्य का पहला शासक कौन था? और मुगल साम्राज्य के बाबर ने किस वंश को खत्म किया? और लोधी वंश के किस शासक को मृत्यु यानी कि मार दिया? इब्राहिम। अब इतना बता दो, इब्राहिम लोधी की मृत्यु किस जगह पे हुई थी? चुप रहना सारे, चुप प्लीज, रिक्वेस्ट है, सबको खड़ा हो जा, खड़े हो जा। इब्राहिम लोधी की मृत्यु किस जगह पे हो रही है? ऑप्शन किया जब इतना बड़ा नाम पढ़ो तो पानीपत के युद्ध में मारे गए तो मृत्यु खड़ी हुई है। इब्राहिम लोधी को मकबरो भी किन्ना है, इब्राहिम लोधी की कुटिया भी किन्ना है। बैठ जाए, डर जे हो गए थे। रुक जाए एक बार, रुक जाए एक बार, ना तुड़ा हुआ मैं दावड़ो लगा लगा के पटक दूंगा। रे आज और नहीं क्लास में खड़े हो जा, तू सिद्धार्थ खड़े हो जा, आज और ना जा। प्रश्न में क्या दिया गया है कि सावित्री बाई ने अपने पति ज्योतिबा फुल्ले, और ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, इसकी पुस्तक का नाम बता दो बस पहले तो। ये गुलाबगिरी, गुलामगिरी, गुलामगिरी। अब एक बात बताइए, सावित्री बाई ने अपने पति ज्योतिबा फुल्ले के साथ मिलकर पुणे में एक जगह पड़ती है भिड्डेवाड़ा में, लड़कियों या बालिका के लिए क्या बना दिया इन्होंने? स्कूल बनाया।
और इसकी स्थापना कब की गई? 1848 में। 1848 में। कर लोगे? कोई बड़ी बात नहीं। अब इतना बता दो मुझे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके समय चलाई गई थी? अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में चलाई गई थी आपके, ठीक है ना, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। तो आज के लिए इतना ही। तो सारे विद्यार्थी जो भी चैनल पे नए बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर करें। तो जितने विद्यार्थी यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, रेलवे के लिए, आर्मी के लिए तैयारी करते हैं, तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन इनको पूरा आप अटेंड करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।